हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स में आपका स्वागत है। 1813 के चार्टर एक्ट ने रॉयल चार्टर को 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया था और ये 20 साल अब खत्म हो रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एक नए चार्टर एक्ट की जरूरत थी। इससे अलग 1833 तक का टाइम वो टाइम था जब ब्रिटिश मर्चेंट्स और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपोजिशन की तरफ से ये बार बार डिमांड हो रही थी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड लागू किया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया और चाइना में ट्रेड मोनोपोलीज को खत्म किया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल इंडिया पर बनाया जाए। ये ऐसी डिमांड्स थी जो अनसुनी नहीं की जा सकती थी और इन्हीं डिमांड्स का रिफ्लेक्शन 1833 के एक्ट में दिखाई देता है। इस एक्ट को चार्टर एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसने रॉयल चार्टर, जिसकी वजह से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया और आसपास में ट्रेड कर सकती थी, उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। साथ ही साथ इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इस एक्ट के सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग सेंट हेलेना का आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दिया जाना था। सेंट हेलेना एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। उस समय ये एक इंपॉर्टेंट पिट स्टॉप की तरह हुआ करती थी जहां पर ब्रिटिशर्स ईस्ट में इंडिया की तरफ आते हुए हॉल्ट किया करते थे। इस एक्ट के सारे प्रोविजंस सिर्फ 112 को छोड़कर, जो कि सेंट हेलेना के ट्रांसफर की बात करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के द्वारा रिपील कर दिया गया। अगर इस एक्ट के टाइटल को देखें तो वो खुद ही सारी कहानी बता देता है, जो कहता है कि ये वो एक्ट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो अरेंजमेंट्स चला आ रहा है उसको बदलने वाला है और साथ में हिज मैजेस्टी की इंडियन टेरिटरीज के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। यानी कि इसने साफ साफ बोल दिया कि इंडियन टेरिटरीज हिज मैजेस्टी को बिलोंग करती हैं, EIC VIC सब बाहर। तो आइए अब देखते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया। 1813 का जो एक्ट था, जो कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को लिमिट कर दिया था टी और चाइना के ट्रेड तक। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ चाय में और चाइना के साथ ट्रेड में मोनोपोली थी, बाकी सब खत्म कर दी गई थी। और इस एक्ट ने, इस 1833 के एक्ट ने वो मोनोपोली भी खत्म कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी और क्योंकि उसकी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म कर दी गई तो डिसाइड हुआ कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को हर साल कंपनसेशन के तौर पर 10.5% डिविडेंड दिया जाएगा। अब हिंदुस्तान को कंपनी के कर्जों का बोझ उठाना था। जैसा हमने टाइटल में भी देखा, इसने कहा कि कंपनी की जो सारी टेरिटरी है वो हिज मैजेस्टी, उसके हेयर्स और सक्सेसर्स के ट्रस्ट में होल्ड की जाएगी। पर एक पावर कंपनी के पास अभी भी थी और वो थी गवर्नर जनरल को इलेक्ट करने की, पर उसमें भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरी थी। अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सारी मिलिट्री और सिविल पावर उसमें वेस्ट कर दी गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल इंडियन काउंसिल हो गई और विलियम बेंटिक इस हिसाब से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ये एक बड़ी चीज हुई थी। अभी तक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही सुपीरियर था, पर अब ओपनली सेंट्रलाइजेशन डिक्लेयर हो गया। इस एक्ट ने खुलकर गवर्नर जनरल की पावर्स की बात कही। वो किसी भी लॉ या रेगुलेशन को अमेंड कर सकता था, रिपील कर सकता था या बदल सकता था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता था या चार्टर एक्ट को अमेंड कर सकता था, वरना तो वो खुद ही अपने फायदे के लिए चार्टर एक्ट की ड्यूरेशन बढ़ाता रहता और ना ही वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी एक्ट के खिलाफ कोई लॉ बना सकता था। मतलब गवर्नर जनरल साहब जो करना है करो, जो लॉ बनाना है बनाओ, पर कंपनी और पार्लियामेंट की अथॉरिटी में रहते हुए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में काम करते थे, गवर्नर जनरल के किसी भी लॉ पर वीटो यूज कर सकते थे। काउंसिल की जो संख्या थी, जो नंबर्स थे, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट से 3 हो चुकी थी, वो फिर से 4 कर दी गई, पर इस बार चौथे आदमी पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी। जैसे
चौथा पर्सन काउंसिल के मेंबर की तरह तभी एक्ट करेगा जब लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई बात हो रही हो, और लॉर्ड मैकाले ने पहली बार इस बदली हुई चौथी पोजीशन को अचीव किया। यहां एक मजेदार बात यह हुई कि सिर्फ लॉर्ड मैकाले को, जो कि लॉ मेंबर था, उसको यह प्रिविलेज मिला कि वो सारी मीटिंग्स अटेंड कर सकता था, बाकी किसी को यह प्रिविलेज नहीं मिली। इस एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया और सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथ में चली गई। अब वो ही रिस्पॉन्सिबल था पूरी इंडिया के लिए लॉ बनाने के लिए। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस एक्ट के पास होने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉज, चार्टर एक्ट्स, अलग अलग प्रेसिडेंसी के गवर्नर एंड काउंसिल के लॉज, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, ये सब लागू होते थे। और जैसा समझ सकते हैं, जितने ज्यादा लॉज उतने ज्यादा कंफ्यूजन। तो इतने सारे लॉज से बहुत कंफ्यूजन होने लगी। साथ साथ क्योंकि यूरोपियंस की बड़ी संख्या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में सेटल होने लगी थी, तो यह जरूरी था कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ हो। इस एक्ट ने एक ऐसे सिस्टम की बात कही जिसमें सिविल सर्वेंट्स का चुनाव ओपन कंपटीशन के हिसाब से किया जाना था, यानी एग्जाम दो और सिविल सर्वेंट बनो। इसने कहा कि कोई भी आदमी सिर्फ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर या इनमें से किसी के बेसिस पे कंपनी के किसी ऑफिस को होल्ड करने से रोका नहीं जाएगा। इसका साफ मतलब था कि इंडियंस भी अब सिविल सर्वेंट्स बन सकते थे। ये सेम प्रोविजन आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में भी दिखाई देता है, जहां किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट के बेस पर किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने से रोका नहीं जा सकता। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वैकेंसी से 4 गुना लोगों को चुनना था, यानी अगर वैकेंसी 10 तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नॉमिनेट किए गए लोग 40, और फिर उनमें से एक पर्सन एग्जाम के आधार पर चुना जाता। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन की वजह से यह प्रोविजन कंप्लीट तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका और सिविल सर्वेंट्स को चुनने का प्रिविलेज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहा। अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लेजिस्लेटिव फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग किया। जैसा कि हमने देखा कि काउंसिल का चौथा मेंबर तभी बैठता था जब लेजिस्लेशन की बात होती थी। वैसे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर थी कि वो इंडियन टेरिटरी के लिए कोई भी लॉ बना सके या उसको खत्म कर सके, पर इससे आगे इस एक्ट ने ये जरूरी कर दिया कि इंडिया में बने हुए सारे लॉज को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और वो सब अब से रेगुलेशंस ना होके एक्ट होंगे, यानी अब वो पार्लियामेंट से पास होंगे। मतलब इंडियन टेरिटरीज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर और बढ़ गई। ऐसा माना जाता है कि ये एक्ट इंडियन लॉज को कोडिफाई करने, यानी एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में तैयार करने की डायरेक्शन में पहला कदम था। अब गवर्नर जनरल को एक कमीशन एस्टैब्लिश करना था जो होता इंडियन लॉ कमीशन। इस कमीशन को कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के बारे में, पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में, जुडिशियल प्रोसेस यानी मुकदमों के जो तरीके होते हैं उनके बारे में, पुलिस से रिलेटेड इश्यूज के बारे में, इन सब इश्यूज के बारे में उसको गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना था, जिसको उस रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना था। इस कमीशन का पहला चेयरमैन बना लॉर्ड मैकाले, क्योंकि एक तो बाकी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मुकाबले इसके पास काम कम था और ये सिर्फ लेजिस्लेशन के मामलों में ही ज्यादातर बैठता था, तो यही चेयरमैन भी बन गया ताकि और भी काम कर सके। जैसे अपने पास होता है वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और इसी के डायरेक्शन में इंडियन लॉज को कोडिफाई किया गया। जो 1860 का इंडियन पीनल कोड आप देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपने सुना होगा कि दफा 302 वगैरह वगैरह, उसका श्रेय इन्हीं लॉर्ड मैकाले को जाता है। 1833 से ब्रिटेन ने स्लेवरी को अपने यहां से और अपनी सभी कॉलोनीज से खत्म कर दिया, और इस एक्ट के जरिए उसने गवर्नर जनरल को ऐसे डायरेक्शंस दिए कि सल्तनत एरा से चली आ रही स्लेवरी को इंडिया में भी खत्म किया जाए या कम से कम लेस डिस्कंफर्टेबल तो बनाया जाए।
इन सब से अलग इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी थे जो इंप्लीमेंट नहीं हो सके, जैसे बंगाल की प्रेसिडेंसी को आगरा और फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसीज में बांट दिया गया, पर यह प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं हो सका। अब क्योंकि ब्रिटिश मर्चेंट्स और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपोजिशन की तरफ से ये बार बार डिमांड हो रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया और चाइना में ट्रेड मोनोपोलीज को खत्म किया जाए और सबको मौका मिले, तो इसने ये अलाउ किया कि अब से कोई भी ब्रिटिशर फ्रीली इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकता है, जो कि इससे पहले नहीं था। और साथ ही साथ इसने ब्रिटिश कॉलोनीज को भी लीगलाइज किया। और क्योंकि ब्रिटिश लोगों का इंडिया में आना लगातार बढ़ रहा था, तो इसलिए इसने बिशॉप्स के नंबर को भी 3 कर दिया। 1813 के एक्ट ने जिस चीज की शुरुआत करी उसको कंपनी की मोनोपोली खत्म करके 1833 के एक्ट ने पूरा किया। इससे कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अब वो एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा ध्यान दे सके। कंपनी के कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अलग करने से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली और एडमिनिस्ट्रेशन का बेहतर होने का रास्ता खुल गया।